आज हम कक्षा 9वीं की हिंदी की चौथी कविता लेंगे जिसका नाम है किताबें और जिसके कवि हैं गुलजार। गुलजार जी का परिचय हम देखते हैं कि गुलजार जी का नाम जो है पूरा नाम वह संपूर्ण सिंह कालरा था और उनका जन्म 18 अगस्त 1936 में हुआ। दीना में हुआ जो झेलम जिले में आता है। पहले पाकिस्तान और भारत ऐसे दो अलग अलग राष्ट्र नहीं थे, तो अब इनका जो जन्म स्थान है वह पाकिस्तान में आता है। पाकिस्तान से वह कुछ दिनों के बाद अपने भारत में स्थलांतरित हुए और बम्बई में इन्होंने कुछ दिनों तक मैकेनिक के तौर पर भी काम किया। मैकेनिक के तौर पर काम करते हुए जो खाली समय था तो उस समय में कविता भी लिखते थे, यानी कविता लिखने का इन्हें बहुत ही शौक था। और बाद में इनकी जो काव्य प्रतिभा है उसको देखकर इन्हें फिल्मी जगत में भी स्थान मिला और अब तो गुलजार जी का नाम हिंदी फिल्मी जगत में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। बहुत से फिल्मी गीतों की रचनाएं उन्होंने की है, फिल्मी निर्देशक रहे हैं, नाटककार रहे हैं, गीतकार रहे हैं। और आपने वह गाना भी सुना होगा कि तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, या फिर तेरे बिना जिंदगी में कोई शिकवा तो नहीं। ऐसे यह पुराने गीत आपने सुने होंगे बच्चों। तो यह गीत किसने लिखे हैं? गुलजार जी ने लिखे हैं। या फिर एक आधुनिक गाना चल छैया छैया छैया, यह गाना भी आपने सुना होगा। तो यह भी गीत किसने लिखा है? गुलजार जी ने लिखा है। बहुत ही जाने माने गीतकार यह है और इनका जो कार्य है इसे देखकर इन्हें बहुत से पुरस्कार भी मिले हैं। पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार मिला है या सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार भी मिला है। पद्म विभूषण की पदवी से इन्हें नवाजा गया है। तो ऐसे यह महान कवि गीतकार है। तो इन्होंने किताबें यह जो कविता लिखी है इसमें किताबों का मानवीकरण किया है। किताबों का मानवीकरण किया है मतलब क्या है कि मानव जिस तरह से गतिविधियां करता है उस तरह से किताबें भी हलचल या गतिविधियां करती हुई इस कविता में हमें दिखाई देगी। और जो किताबों का दुख है वह भी इस कविता के माध्यम से गुलजार जी ने दर्शाया है। आप जानते हो कि किताबें पढ़ने से हमें बहुत सा ज्ञान प्राप्त होता है। वह अलग अलग क्षेत्रों का जो ज्ञान है, चाहे वह क्षेत्र सांस्कृतिक हो या राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, ऐसे अलग अलग क्षेत्रों का जो ज्ञान है वह हम किताबों से हासिल करते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में किताबों से हमारा जो नाता है वह टूट गया है। आजकल कौन सा भी ज्ञान प्राप्त करना रहा तो हम क्या करते हैं कि मोबाइल लेते हैं या संगणक का पर्दा जो है उस पर भी हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन किताब जो पढ़ने का मज़ा है वह अलग ही आता है। अब किताबें भी मानव से नाता टूट जाने के कारण दुखी हो रही है, ऐसा कवि ने बताया है। तो आइए कविता की ओर हम चलते हैं। इस जो कविता की विधा है वह नई कविता है, आधुनिक कविता है। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली यह काव्यधारा है, जिसमें प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति बढ़ती हुई अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती हुई दूरी और उससे उत्पन्न होने वाला जो पुस्तकों का दुख है वह दर्शाया है। बड़े ही मार्मिक ढंग से इन्होंने यह जो दुख है दर्शाया है। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकातें नहीं होती,
जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर, और डैश डैश दिया है, यानी कवि का कहना है कि अब अक्सर वह शामें किताबों के साथ नहीं गुजरती हैं। अब कठिन शब्दार्थ हम पहले देख लेते हैं कि झांकना, झांकना इसका मतलब क्या है? छिप कर देखना। हसरत यानी क्या? इच्छा। तकना यानी देखना। सोहबत यानी साथ या संगत। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। शीशा यानी कांच, आप जानते हो। तो कवि कहते हैं कि जो बंद अलमारी है, जो अब खोली नहीं जाती है, तो उस बंद अलमारी के शीशों से यानी कांच में से किताबें झांकती है। झांकती है मतलब क्या? छिप कर देखती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि अगर हम बंद अलमारी से किताबों को निकालेंगे तो किताबों को झांकने की आवश्यकता रहेगी क्या? नहीं रहेगी। लेकिन अब किताबें हम पढ़ते ही नहीं हैं, इसलिए वह अलमारी में बंद है और अलमारी से उन्हें हम निकालते नहीं हैं, इसलिए उन्हें झांकने की या छिपकर देखने की आवश्यकता पड़ती है। यानी यह भी जो पंक्ति है, यह किताबों से हमारा नाता अब टूट गया है। हम किताबें ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, अब किताबों का स्थान बंद अलमारी में है, ऐसा कवि का कहना है। बड़ी हसरत से देखती है। हसरत से यानी बड़ी इच्छा से देखती है कि कब कोई मुझे वह अलमारी से बाहर निकालेगा और कोई मुझे पढ़ेगा। ऐसी हसरत किताबों की भी होती है, ऐसी इच्छा होती है कि आओ मुझे भी तो कोई पढ़ो, ऐसी इच्छा किताबों की होती है। तो बड़ी हसरत से किताबें देखती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। अब तो किताबों से हमारा नाता खंडित होता जा रहा है और महीनों तक हम किताबों के दर्शन तक नहीं करते, मुलाकातें नहीं होती, मिलते नहीं हैं किताबों से। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर नहीं करती। जो शामें यानी शाम के वक्त अक्सर किताबें हम पढ़ा करते थे या हमारी वैसी आदत थी, वैसी आदत अब नहीं रही। किताबें पढ़ना मानो हमने बंद कर दिया है। तो किताबों से हम दूर जाते नजर दिखाई देते हैं। यहाँ इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने किताबों का जो दुख है यह दर्शाया है और किताबों का दुख देखकर कवि भी दुखी होते हैं, कवि को भी मानसिक पीड़ा होती है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब जो शामें किताबों के सोहबत में कटा करती थी, अब वह शामें किताबों के साथ कटती नहीं है। तो वह शामें कैसे गुजरती है? तो कंप्यूटर के पर्दों पर गुजरती है। यानी संगणक का हमारा जो साथ है वह बढ़ता हुआ दिखाई देता है। संगणक या कंप्यूटर के पर्दों पर हम वह शामें गुजारते हैं और इससे किताबों को बड़ी ही बेचैनी महसूस होती है कि कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। ऐसी हालत किताबों की होती है, ऐसा किताबों को लगता है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। अब यहाँ भी कवि ने किताबों का मानवीकरण किया है। कवि कहते हैं कि किताबों को तो अब नींद में चलने की आदत हो गई है। कवि का कहना है कि किताबें अब नींद में चलती हैं, मतलब क्या कि कवि के सपनों में अक्सर किताबें आती हैं। यानी सपनों में कौन आता है कि जिसके साथ हमारा थोड़ा सा प्रत्यक्ष ऐसा संबंध नहीं है, वह हम सपनों में देखते हैं। तो किताबों का हमारा जो संबंध है प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रहा है, कवि कहते हैं। तो किताबें अब नींद में चलने लगी है, मतलब कवि के सपनों में आने लगी है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सिर कभी नहीं मरते थे। अब कदरें यह जो नया शब्द है
उसका अर्थ है मायने या मूल्य। सेल मतलब कोशिका, जिसे हम पेशी कहते हैं ना, सेल मतलब क्या, कोशिका। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी नहीं मरते थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। अब देखो कि पहले के ज़माने में किताबें पढ़ा करते थे लोग, तो किताबों के ज़रिए बहुत से जो मानवीय मूल्य हैं या मायने हैं वह भी सिखाए जाते थे बच्चों को घर घर में। कि किताबों के ज़रिए हम कहानियाँ सुनाते थे, तो उसमें से बच्चों पर संस्कार मिलते थे, जो मानवीय मूल्य है जिनकी आज भी हमें आवश्यकता है। जैसे कि मानवीय मूल्य क्या है कि स्वावलंबन है, देशभक्ति है, या ईमानदारी है, या सहकारिता का भाव है। यह जो मानवीय मूल्य है वह बहुत मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। पहले भी रखते थे, आज भी रखते हैं और कल भी रखेंगे। यह जो मानवीय मूल्य है, इनके सेल कभी नहीं मरते, इनकी जो कोशिकाएं हैं वह कभी नहीं मरती। तो ऐसी जो कदरें हैं अब नज़र नहीं आती है, अब दिखाई नहीं देती है। यह जो मुहावरा है नज़र आना, इसका मतलब है दिखाई देना। तो वह कदरें अब घर में दिखाई नहीं देती है। और जो रिश्ते वो सुनाती थी, यानी किताबों के ज़रिए हम रिश्तों और संबंधों के बारे में बच्चों को सुनाते थे, वह भी आजकल नहीं दिखाई देता। यानी किताबों से हम दूर होते हुए दिखाई देते हैं। किताब हम अभी पढ़ते नहीं हैं, या किताबों के ज़रिए जो मूल्य संस्कार हम बच्चों पर करते थे, पहले के ज़माने में किया करते थे लोग, वैसे संस्कार भी अब नई पीढ़ी के नहीं नज़र आते हैं, ऐसा कवि का कहना है। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं, वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। वह सारे उधड़े उधड़े हैं। अब किताबें जो हैं वह बहुत ही पुरानी हो चुकी है, ऐसा कवि कहते हैं। और इतनी पुरानी हो चुकी है कि किताबों की जो सिलाई होती है ना, वह भी टूटती हुई नज़र आती है। वह जो पन्ने हैं किताबों के, वह उधड़े उधड़े हैं, यानी कई किताबों के पन्ने फट चुके हैं, कई किताबों की सिलाइयाँ निकल चुकी हैं। ऐसी किताबों की हालत आजकल हो गई है। कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकल आती है। अब सफ़ा इसका मतलब क्या है, पन्ना। सिसकी इसका मतलब है धीरे से रोने की आवाज़। लफ्ज़ इसका मतलब है शब्द, और मानी इसका मतलब है अर्थ। टूंड इसका मतलब है वह पेड़ जिसकी डाल या टहनी कटी हो। अल्फाज इसका मतलब है शब्द। कवि कहते हैं कि किताबों की जो हालत है बहुत बिगड़ी है, किताबें पुरानी हो चुकी है, उनकी सिलाई निकल चुकी है, और कई लफ्ज़ों की मानी गिर पड़े हैं। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं मतलब कई शब्दों के जो अर्थ हैं वह भी अब गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब शब्द सार्थक नहीं, निरर्थक होते जा रहे हैं। और कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। जब हम किताबें पढ़ते हैं और किताबों का जो सफ़ा यानी पन्ना जब पलटते हैं तो किताबों से मानो सिसकी की आवाज़ आती है, एक सिसकी निकलती है। सिसकी निकलती है मतलब धीरे से रोने की आवाज़ आती है। कवि कहना चाहते हैं कि किताबों की जो हालत है, अपनी हालत देखकर किताबों को रोना आ रहा है। यहाँ भी किताबों का मानवीकरण कवि ने किया है। बिना पत्तों के सूखे टूंड लगते हैं वो सब अल्फाज जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। अब
किताबों की हालत कैसे हो गई है, जैसे कि एक छिन्न भिन्न वृक्ष की होती है, जिसके सब पत्ते गिर गए हैं, जिसकी शाखाएं कट गई है, जिसके तने पर चोट लगी है, ऐसे वृक्ष के भांति किताबों की हालत हो गई है। तो बिना पत्तों के जब कोई पेड़ कैसे नजर आते हैं, अच्छे नजर आते हैं क्या? नहीं। तो वैसे ही किताबें अच्छी नजर नहीं आ रही है। यह जो किताबों में जो अल्फाज है, जो शब्द है, उसके भी जो अर्थ है वह अब मायने नहीं रखते हैं, उसके भी अर्थ सब निकल चुके हैं। यानी किताब पढ़ने की जो आदत है वह छूटती जा रही है, और किताबों में से जो ज्ञान हमें मिलता था, जो ज्ञान के बारे में बुद्धि होती थी, वैसा भी अब नहीं रहा है। किताबों के जरिए अब संस्कार भी नहीं हो रहे हैं, ऐसा कवि का कहना है। किताबों की हालत बहुत ही बिगड़ चुकी है। जुबा पर जो जायका आता था, जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती है राब्ता था कट गया है। अब जुबा यानी मुंह, जायका, जायका यानी क्या? लज्जत या स्वाद। झपकी यानी पलक झपकते ही। तह बतह यानी एक के पीछे एक, और राब्ता इसका मतलब है निजी संबंध या संपर्क। कवि कहते हैं कि पहले के ज़माने में किताब पढ़ने की जो आदत थी, तो हम किताबें पढ़ते समय जो सफ़ा पलटते थे मतलब पन्ने पलटते थे। अब सफ़ा पलटते समय धीरे धीरे हम उन किताबों में क्या लिखा है यह जानते थे। तो एक प्रकार का जायका जुबान पर होता था। जैसे जिस तरह से अच्छा पकवान, मीठा पकवान का जायका स्वाद हम लेते हैं ना धीरे धीरे से, वैसे पुस्तकों को पढ़कर हम उस पुस्तक में क्या लिखा है उसका जायका लेते थे, स्वाद लेते थे, लज्जत लेते थे। अब वैसा ज़माना नहीं रहा। अब क्या होता है कि उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजर जाती है। अब हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं और संगणक के नज़दीक आते जा रहे हैं। तो संगणक पर एकदम क्लिक करते हैं तो बहुत सारे जो नॉलेज है या जो ज्ञान है वह खुल जाता है। झपकी गुजरते ही वह जो ज्ञान है संगणक के पर्दों पर हमारे सामने आ जाता है। इतना झट से यह कार्य होता है कि पलक झपकते ही बहुत सारी फाइल्स हम खोल सकते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था, तकनीकी सुविधाएं इतनी नहीं थी। अब तकनीकी सुविधाओं के कारण किताबों को पढ़ना भी आसान हो गया है, लेकिन पहले का वह जायका नहीं रहा। बहुत कुछ तह पर तह खुलता चला जाता है पर्दे पर। तह पर तह यानी एक के पीछे एक, संगणक के पर्दे पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर एक के पीछे एक ज्ञान का जो भंडार है वह खुलता चला जाता है। और किताबों से जो जाती राब्ता था वह कट गया है। किताबों से हमारा जो निजी संबंध था, निजी संपर्क था, वह कट गया है। यानी किताबें अब संगणक के कारण पढ़ने में आसान हो गई है। आसानी से हम कंप्यूटर के जरिए या मोबाइल के जरिए हम ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी पहले का वह मज़ा नहीं है जो हम किताबें धीरे धीरे से पढ़ते थे, समझते थे। ऐसा समझते तो थे ही, लेकिन किताबों से जो मूल्य है वह भी हम ग्रहण किया करते थे। तो अब ऐसा नहीं है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में
पढ़ा करते थे, छूते थे जबी से, वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आएगा भी। अब कवि ने किताबों का पहले का स्थान बताया है कि हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण थी किताबें, और हमारी आदत कैसी थी कि पहले किताबें पढ़ते समय हम कभी सीने पे रख कर लेट जाते थे, यानी हमें किताबें पढ़ते पढ़ते कई बार नींद लग जाती थी। कभी हम गोदी में किताबों को पढ़कर गोदी में लेकर किताबों को पढ़ते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर, अब नया शब्द आया है रिहल। रिहल इसका मतलब है ठावनी, जिस पर धर्मग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। तो आपने जो हमारा धर्मग्रंथ है वह रखने का जो स्टैंड है वह लकड़ी का होता है। अपनी किताबों का स्टैंड भी हम ऐसा कह सकते हैं, देखा होगा आपने। तो उस किताब के स्टैंड पर रखकर हम किताबें पढ़ा करते थे पहले के ज़माने में। तो अब किताबें ही हम पढ़ते नहीं हैं तो रिहल भी नजर नहीं आता है। नीम सजदे में पढ़ा करते थे, नीम सजदे में यानी आधा माथा टेकने की स्थिति, ऐसा आधा माथा झुकाकर हम किताबें पढ़ते थे, छूते थे जबी से। अब किताबों को हम एक भक्ति में स्थान भी देते थे, किताबों का हम वंदन करते थे, किताबें हम ऐसा जबी से लगाते थे। जबी से लगाते थे मतलब माथे से लगाते थे। मतलब क्या था कि किताबों को हम आदर या सम्मान देना चाहते थे, क्योंकि हम किताबों से बहुत सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं, इसलिए किताबों को सम्मान देने का हमारा वह तरीका था। तो ऐसा सम्मान देने का इरादा क्या था कि वो सारा इल्म मिलता रहेगा आएगा भी यानी भविष्य में भी वह सारा ज्ञान मुझे किताबों के जरिए मिलता रहे, इसलिए हम किताबों को वंदन करते थे। लेकिन ऐसा यह किताबों के प्रति सम्मान है वह भी आजकल नजर नहीं आता है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। अब देखो यहाँ रुका यह जो नया शब्द आया है, रुके का मतलब है चिट्ठी या संदेश। हम पुरानी फिल्मों में भी देखते थे कि कई बार जो नायक नायिका है उनके रिश्ते किताबों के सहारे मिल जाते थे। ऐसा रिश्ता बन जाता था कि जो जीवन भर तक चला रहे, ऐसा उनका रिश्ता बन जाता था। और किताबों में वह एक दूसरों को चिट्ठी वगैरह देने के लिए किताबों का इस्तेमाल करते थे। किताबों में छिपाकर चिट्ठी वगैरह दूसरों के लिए देते थे। तो अब किताबों का माहौल ही नहीं है, किताबें हम ज़्यादा पढ़ते ही नहीं हैं, तो अब वैसे रिश्ते बनेंगे क्या? नहीं बन सकते। अब उन रिश्तों का क्या होगा, ऐसा प्रश्न कवि ने यहाँ किया है। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल, हमारी पहले आदत थी ना कि किताबों में हम फूल रख देते थे और वह फूल किताबों में सूख जाते थे, और उन फूलों की महक से किताब भी कैसे हो जाती थी? सुगंधित हो जाती थी। और महके हुए रुके, महके हुए यानी सुगंधित जो रुके हैं, चिट्ठियाँ हैं, संदेश है, उनके चिट्ठियों के या संदेश के माध्यम से उनकी पुरानी यादें भी ताज़ा होती थी। किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बन जाते थे। अगर कोई हमें पसंद आए तो किताबें हम गिरा देते थे और फिर उठा लेते थे, और इसके बहाने एक दूसरे से टक्कर वगैरह हो जाती थी पहले के ज़माने में। तो ऐसे रिश्ते बनेंगे क्या? नहीं बन सकते। उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। ऐसे रिश्ते अब शायद नहीं होंगे, क्योंकि हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं।
यानी किताबों के जरिए जो मूल्य संस्कार होते थे, जो रिश्ते बनते थे, वह अब नजर नहीं आते। इसलिए किताब जो है वह भी दुखी है और किताबों का दुख देखकर कवि भी दुखी है। तो कवि ने किताबों का मानवीकरण इस कविता में किया है और किताबों की पहले की जो हालत अब की हालत ऐसा अंतर भी बताया है कि पहले किताबों का बहुत हम सम्मान करते थे, किताबों के पास हम रहते थे, अपनी ज़िंदगी में किताबों को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते थे। लेकिन अब वह बात नहीं रही। तकनीकी विकास होने के कारण हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं। किताबों से हमारा नाता अब उतना नहीं रहा जितना कि पहले था। इसलिए जो है किताब भी बहुत दुखी है, ऐसा कवि ने इस कविता में दर्शाया है। अब अगर इस कविता से संदेश की बात हम करते हैं तो संदेश यह दिया जा सकता है कि कवि कहना चाहते हैं कि किताबों का स्थान अब बदल चुका है, लेकिन फिर भी किताबें पढ़ने का जो मजा है अब नहीं है। यानी किताबों से हम ज्ञान वृद्धि हमारे करते थे, अब किताबों के जरिए नहीं बल्कि दूसरों तकनीकी साधनों के द्वारा हम हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं, लेकिन उसमें वह बात नहीं है। तो हमें आधुनिकता का तो स्वीकार कर लेना चाहिए। जो भी नए नए तकनीक आते हैं उसका तो स्वीकार हमें करना ही होता है, लेकिन साथ ही साथ में जो हमारी पुरानी बातें हैं और उनकी जो खूबियाँ हैं उन्हें भी हमें नहीं भूलना चाहिए, ऐसा कवि ने यहाँ संदेश दिया है। तो इस कविता का जो स्वाध्याय है आपको लिख लेना है। यह मैं आपसे विदा लेती हूँ।